नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानने जा रहे हैं भारतेंदु युग की कुछ मुख्य बातें, प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं। भारतेंदु युग की बात करें तो इस काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम पर किया गया है। भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1857 ईस्वी को एक समृद्ध परिवार में हुआ था। सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कविता रचना करके सभी को विस्मित कर दिया था। पिता गोपाल चंद्र को भी अपने पुत्र की प्रतिभा पर गर्व हुआ था। भारतेंदु में प्रतिभा के साथ साथ समाज को देखने की एक अलग दृष्टि भी थी। उनका नज़रिया समाज को देखने का वह औरों से काफ़ी अलग था। तत्कालीन समाज को अंधेरे से बाहर लाने के लिए इन्होंने साहित्य रचना द्वारा ज्ञान का प्रकाश आगे चलकर फैलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समय के साहित्यकारों में भी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना को जगाया। निज भाषा के बारे में उनकी उक्ति थी, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अर्थात आपकी उन्नति तभी हो सकती है जब आपका माध्यम आपकी अपनी मातृभाषा हो। इसे छोड़कर भटकने वाले कभी भी उन्नति जीवन में नहीं कर सकते। भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि की बात करें, जिस युग में भारतेंदु लिख रहे थे उस समय का काल क्या था और राजनीतिक स्थिति क्या थी, वो हम पहले देखते हैं। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। यहाँ की राजनीतिक स्थिति को उन्होंने ध्यान से देखा। यहाँ के राजाओं में आपसी शत्रुता कूट कूट कर भरी हुई थी। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अपनी कूटनीति के बल पर शासकों से किसी से मित्रता की और किसी से शत्रुता करके अंत में सभी को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की शक्ति में और बढ़ोतरी हुई। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में मुगलों के अंतिम सम्राट शाह आलम को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया। 1885 ईस्वी में अवध को भी अपने साम्राज्य में उन्होंने मिला लिया। अंततः 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना से भारत में एक संगठित रूप से जन आंदोलन शुरू हो गई। जिस समय अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे देश में फैल गया था, उस समय भारतीय लोगों के पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं था, ना ही उनको दिशा ज्ञान देने के लिए कोई था। ऐसे वक्त में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना से जन आंदोलन को एक बल मिला। अब सामाजिक पृष्ठभूमि हम देखें तो तत्कालीन समाज 2 वर्गों में बंट गया था, एक प्रगतिशील और दूसरे प्राचीन मान्यताओं के पक्षपाती। पर्दा प्रथा के कारण नारियों का उत्थान भी रुका हुआ था। स्त्रियों को सिर्फ भोग्य की वस्तु समझा जाता था। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र के प्रयत्न से बाल विवाह और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। धर्म के क्षेत्र में बहुदेववाद का बोलबाला था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यह उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि थी। अब हम देखते हैं साहित्यिक पृष्ठभूमि। इस समय ज़्यादातर रचनाएं दरबारी विलास से पूर्ण थीं, क्योंकि ज़्यादातर कवियों को राज्याश्रय प्राप्त था, यानी किसी न किसी राजा के दरबार में कवि आश्रित थे, राजा के दरबार में रहते थे और राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा में रचनाएं करते थे। इससे ज़्यादा सोचने की उनमें क्षमता या उनमें हिम्मत भी नहीं थी उस समय।
क्योंकि वो राजा के अधीन रहते थे, उनके दरबारी कवि होते थे। उसे अपने हृदय में उठने वाले भावों को नहीं लिखना था, बल्कि वही लिखना था जो उनके आश्रयदाता उनसे चाहते थे, या लिखवाना चाहते थे, या अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे। उस समय के लेखक वही लिख रहे थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रचार जोरों पर था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा था। अब ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली में साहित्य रचा जाने लगा। ब्रज भाषा की प्रमुखता कम हो गई। अमीर खुसरो एवं कबीर की भाषा का विकास होने लगा और इनका नेतृत्व कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु काल के साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं, जो इस प्रकार है। और जो विशेषताएं हैं हम देखने जा रहे हैं, इसी आधार पर इसे नवजागरण काल भी कहा गया था। वर्षों से दबे कुचले लोग जो सिर्फ अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में लगे थे, वे अब स्वतंत्र होकर लेखन करने लगे थे। अब साहित्य में किसी राजा का बखान नहीं होता था। इसकी जगह पर अब राष्ट्रीयता की भावना ने अपनी जगह बना ली थी। दूसरी विशेषता देखें तो अब लोगों में सामाजिक चेतना आने लगी थी। तीसरी विशेषता देखें तो अब अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध लोग खुलकर करने लगे थे। कई कवियों ने अपनी रचनाओं में स्पष्ट विरोध किया है। स्वयं भारतेंदु ने निज भाषा उन्नति है लिखकर मातृभाषा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाई। चौथी विशेषता देखें तो इस समय मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्य की रचना हो रही थी। पांचवी विशेषता हम देखते हैं, इस समय मौलिक रचनाओं के अलावे आनुवादिक रचनाएं भी होने लगी थी। ज्यादातर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होने लगे थे। छठी विशेषता देखें तो इस समय नारी को समाज में सम्मान दिया जाने लगा था। सातवीं विशेषता देखें तो रचनाओं में हास्य व्यंग्य की रचनाएं अब होने लगी थी। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब खड़ी बोली रचनाओं की नींव पड़ चुकी थी। अब अलंकारों का प्रभाव भी कम होने लगा था। उसके जगह पर जो हकीकत है वो अब रचनाओं में दिखने लगा था। कल्पना का सहारा अब कम लिया जाने लगा था। अब हम देखते हैं भारतेंदु युग के समकालीन रचनाकार और उनकी रचनाएं। भारतेंदु ने वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि नाटक लिखे। भारतेंदु की परंपरा के ही इंशाअल्लाह खाने रानी केतकी की कहानी, राजा शिव प्रसाद सितारे की रचना राजा भोज का सपना, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती आदि कहानियां लिखी गई। उपन्यास की बात करें तो अय्यारी उपन्यास चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया। इसी समय संदेश परक सामाजिक उपन्यासों की शुरुआत लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से शुरू हुई। निबंध विद्या की शुरुआत भी भारतेंदु युग में ही हुआ। उस समय के निबंधकार के विषय कान, नाक, भौं, धोखा, बुढ़ापा ये भी होने लगे थे और ये इस बात के परिचायक थे कि उस समय के लेखक जिंदा दिली से लिख रहे थे। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के निबंधकारों में से एक थे। भारतेंदु की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेत तरंग, मधु मुकुल, प्रेम माधुरी, राग संग्रह आदि। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास तथा भारतेंदु को मिलाकर ये सभी भारतेंदु मंडल के नाम से भी जाने जाते थे। 35 वर्ष के अल्पायु में भारतेंदु का निधन हो गया और इनके इस योगदान के लिए इस काल को
1850 से 1885 ईस्वी को भारतेंदु काल कहते हैं। असल में ये उनका जीवन काल था, परंतु 1850 से 1900 तक के काल को इनके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारतेंदु के काल को नवजागरण काल कहा जाता है, क्योंकि लोगों में उस समय नई चेतना जाग चुकी थी, जो पूरे समाज के ढांचे में बदलाव की शुरुआत कर चुकी थी। तो जब कुछ नया होता है, नया बदलाव होता है, या लोग नए सिरे से जागते हैं, सचेतन उनमें आता है, तब उस काल को नवजागरण कहा जाता है। और भारतेंदु का काल भी अपना यही रोल निभा रहा था, इसलिए इनके काल को नवजागरण काल